नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने को तैयार हैं। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह की खास तैयारियों पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 9 जून की शाम 7:15 बजे मोदी 3.0 के कार्यकाल का आगाज शपथ ग्रहण समारोह के साथ होगा। ऐसे में शपथ लेने के साथ ही नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले दूसरे पीएम बन जाएंगे। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन जहां लगभग 8,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। विदेशी मेहमानों सहित देश भर से राजनीति, फिल्म, खेल समेत अन्य क्षेत्रों के दिग्गज शिरकत करते दिखाई देंगे। रिपोर्ट्स की माने तो नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए के सहयोगी दलों के कुछ सांसद भी मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जब देश विदेश के दिग्गज राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे तो दिल्ली पुलिस इनको लेकर विशेष तौर पर तैयार है। पुलिस अधिकारियों ने कई लेयर की सुरक्षा की बात कही है, जिससे राष्ट्रपति भवन एक अभेद किले में तब्दील हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा व्यवस्था किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सुरक्षा बलों की जमीन और आसमान में पैनी नजर रहती है। इतनी मुस्तैदी कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। बकायदा इनको लेकर राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास कंट्रोल एरिया बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में पैरामिलिट्री फोर्स की जांच कंपनियां तैनात की जाएगी। इसके अलावा ऊंची इमारतों पर एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर्स की खास तैनाती रहने वाली है। विदेशी मेहमानों की मौजूदगी से सुरक्षा बलों के काम थोड़े ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं। जिन होटलों में विदेशी मेहमानों के रुकने की व्यवस्था है, वह स्पेशल फोर्स की खास नजर बनी हुई है। बतौर इसको लेकर इंटेलिजेंस एजेंसियों के भी कान खड़े हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों के कंधों पर विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि वो विदेशी मेहमानों की सुरक्षा का खासा ख्याल रखें। उसको लेकर पूरी सावधानी हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक राष्ट्रपति भवन के आसपास संसद मार्ग, रफी मार्ग, रायसीना रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, मदर टेरेसा क्रिसेंट, सरदार पटेल मार्ग पर कार्यक्रम के दौरान सिर्फ उन्हीं वाहनों को प्रवेश की अनुमति होगी जिसके पास होंगे। पुलिस ने इन कार्यक्रमों की निगरानी के लिए 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। यही नहीं, कोई गड़बड़ी न हो, इसको लेकर दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। इस दौरान पूरी दिल्ली में पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, हैंड ग्लाइडर्स, यूएवी, यूएसए, माइक्रोलाइट्स, एयरक्राफ्ट्स, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट जैसे सब कन्वेंशन एरिया प्लेटफॉर्म की उड़ान पर रोक लगा दी गई है। जिन विदेशी मेहमानों को शपथ ग्रहण में बुलाया गया है, उनमें से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंदर जगन्नाथ और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू का नाम शामिल है। इन नामों की पुष्टि बाकायदा विदेश मंत्रालय ने की है। आपको बता दें, शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने वाले विदेशी नेताओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज भी देंगी। वही बात अगर भारतीय मेहमानों की करें तो डॉक्टर, राजनेता, अभिनेता, अभिनेत्री, धर्मगुरु, वकील समेत कई प्रभावशाली व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेनों के लोको पायलट, बड़ी संख्या में सेंट्रल विस्टा परियोजना में काम करने वाले कर्मचारी, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी, विकसित भारत के राजदूतों और ड्रोन दीदियों को भी आमंत्रित किया गया है। तो शपथ ग्रहण के लिए मंच सज चुका है और नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि एनडीए के सहयोगी दलों में से किस पार्टी को कितने मंत्री पद मिलने वाले हैं।
इसको लेकर पूरा सस्पेंस बना हुआ है। जेपी नड्डा के घर पर मीटिंग होती है, लेकिन बाहर निकलते ही नेताओं से जब सवाल पूछा जाता है तो टाल मटोल करने के अलावा और कुछ नहीं मिलता। मंत्रिमंडलों को लेकर तमाम संभावनाओं, बयानबाजी और कयासों पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनाव परिणामों में तो बीजेपी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बना रही है, लेकिन फिलहाल जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है मंत्रिमंडल को लेकर। देश के चौक चौराहों समेत राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर तेज है कि किस नए चेहरे को मंत्रिमंडल में एंट्री मिलने वाली है। ये चर्चा इसलिए भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि इस बार केंद्र में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं है। इस स्थिति में ये बात तो साफ है कि इस बार की कैबिनेट में बीजेपी के साथ साथ टीडीपी और जेडीयू नेताओं को न सिर्फ मौका दिया जा सकता है, बल्कि इन दोनों पार्टियों के डिमांड का भी खासा ख्याल रखा जा सकता है। और रिपोर्ट के मुताबिक पीएम ने अपनी कैबिनेट में इस बार संगठन सहयोगियों का पूरा ध्यान भी रखा है। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल सूची में बीजेपी महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास ही रख सकती है। फिलहाल बीजेपी के जिन बड़े नामों की चर्चा मंत्रिमंडल के लिए है, उसमें से नितिन गडकरी, नारायण राणे, पीयूष गोयल जैसे दिग्गजों के नाम मुख्य तौर पर निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि टीडीपी समेत दक्षिण के सांसदों का भी मोदी कैबिनेट में खासा ख्याल रखा जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दक्षिण में भले ही बीजेपी सीट जीतने के मामले में कोई खास कमाल नहीं कर पाई हो, परंतु नरेंद्र मोदी दूरदर्शी होकर दक्षिण भारत में बीजेपी की संभावनाओं को देख रहे हैं। केरल और तमिलनाडु में बीजेपी का बढ़ता वोट प्रतिशत का ग्राफ फिलहाल यही कह रहा है। चिराग पासवान और उनके पार्टी लोजपा रामविलास के नवनिर्वाचित सांसद भले ही मंत्रिमंडल को लेकर अपनी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा पा रहे हो, लेकिन ऐसा मानना है कि एक पद चिराग की पार्टी को दिए जा सकते हैं। जब जेपी नड्डा के आवास से चिराग बाहर आ रहे थे, उस समय भी मंत्रिमंडल को लेकर तमाम कयासों का चिराग ने खंडन किया था। मंत्रालय मिल रहा है, भी हो रहा है मंत्रालयों को लेकर, कोई मंत्रालय मिल रहा है। सिर्फ ये कर्टसी मीटिंग थी और कुछ नहीं इसके अलावा। सिर्फ ये कर्टसी मीटिंग थी और कुछ नहीं इसके अलावा। चुनाव परिणाम आने के बाद ये मुलाकात 1-to-1 इस तरीके से हुई नहीं थी। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी भी मौजूद थे, रक्षा मंत्री जी भी मौजूद थे। सिर्फ मिलकर उनको बधाई दी और जो नया सरकार बनने जा रही है, शपथ ग्रहण परसों होने जा रहा है, उसके लिए शुभकामनाएं। देखिए, जहाँ तक हमें जानकारी है और जहाँ तक हम जानते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी जो हमारा पार्टी है, उसका कोई डिमांड नहीं है। सुना आपने मंत्रिमंडल को लेकर चुप्पी है। नीतीश कुमार की जदयू ने 2019 में मंत्री पद को लेकर कोई खास पेशकश नहीं की थी। इस बार भी जब एनडीए घटक दल की बैठक में नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्री को लेकर जो कुछ खास बातें कही थी, उसका जदयू के सांसद खासा ख्याल रखते नजर आए। कोई चर्चा नहीं है, वो आप अपना चर्चा कर रहे होंगे। आप अपना कल प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुने कि टीवी पर बहुत ब्रेकिंग न्यूज चलता है। ब्रेकिंग न्यूज से मंत्री नहीं बनता है। सुना आपने ललन सिंह का दिलचस्प बयान, लेकिन इन सब के बीच हवा ये है कि जदयू कोटे से 3 मंत्रियों को जगह दिया जा सकता है, जहां एनडीए के बिहार में जाति का खासा ख्याल भी रख सकती है। रिपोर्ट के माने तो राजनीति की गलियारों में रामनाथ ठाकुर, दिलावर कामत और ललन सिंह वो 3 नाम हैं जिनको लेकर मंत्री पद की कवायद तेज है। वहीं संभावित मंत्रियों की संख्या में से टीडीपी से 2, एनसीपी से 1, आजसू से 1, अपना दल से 1 और शिवसेना शिंदे गुट से 2 नामों पर मुहर लगाई जा सकती है। इन तमाम संभावनाओं पर देखना दिलचस्प हो जाता है कि मोदी 3.0 का कैबिनेट ढांचा पिछले कैबिनेट की तुलना में किस आकार का और कितना कारगर रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज। तो एक तरफ कैबिनेट को लेकर सस्पेंस बरकरार है, तो वहीं आज दिन भर कांग्रेस में बैठकों का दौर चलता रहा। पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और देर शाम संसदीय दल की बैठक रखी गई। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। हालांकि राहुल गांधी ने अभी हामी नहीं भरी है, तो वहीं दूसरी ओर संसदीय दल ने सोनिया गांधी को अपना नेता चुन लिया है। इस पर भी एक रिपोर्ट देखिए। देश का जो जनादेश आया है, उसमें एनडीए को संख्या बल भले मिला हो, लेकिन देशवासियों ने विपक्ष को बड़ी ताकत देने का काम किया है। कांग्रेस ने आज सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे।
बैठक में तमाम नवनिर्वाचित सांसद, प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में चुनाव परिणामों और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जमकर तारीफ भी की गई। साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी प्रस्ताव पास किया गया। लिहाजा कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बड़ा नाम इस पद से हो भी नहीं सकता। पार्टी के अंदर से भी आवाज उठ रही है कि राहुल गांधी को ही नेता प्रतिपक्ष की कमान संभालनी चाहिए। लिहाजा राहुल गांधी के नाम पर प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि राहुल गांधी ने सोचने के लिए समय मांगा था। पूरा देश का एक एक कार्यकर्ता राहुल जी को ही चाहता है। आज कांग्रेस पार्टी दोबारा उनसे गुजारिश करती है कि वो देश की आवाज सदन के अंदर उठाएं, जिस प्रकार से वो सड़क पे उठाते हैं। हमारी अपेक्षा यही रहेगी कि वो कांग्रेस पार्टी की गुजारिश को कबूल करें। जी जी, सबकी इच्छा है कि राहुल जी बने। राहुल जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? राहुल जी बताएंगे, फैसला लेंगे, लेकिन सबकी इच्छा। हाँ, ये तो हमारी बात नहीं, सारा देश भर में हमारे युवाएं यही मांग रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी क्या कहेंगे, इसका राह हम देखेंगे। उधर कांग्रेस एक कमेटी का गठन करने जा रही है। ये कमेटी उन राज्यों में जाएगी जहां पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। जहां वो कमेटी हार की समीक्षा करेगी और पार्टी को रिपोर्ट सौंपेगी कि हार आखिर क्यों हुई और कहां सुधार की जरूरत है। एक राज्य में जहां हमारा प्रदर्शन हमारे उम्मीदों से कम हुआ है, उसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष एक विशेष समिति बनाएंगे। समिति समीक्षा करेगी, राज्यों में जाएंगे और एक रिपोर्ट पेश करेंगे और जल्द से जल्द जो कार्रवाई करनी है कांग्रेस अध्यक्ष को, कांग्रेस संगठन की ओर से, वो करेंगे। इसके बाद देर शाम को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। सोनिया गांधी फिर कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई। जहां तक नेता प्रतिपक्ष का सवाल है कि कांग्रेस के संविधान के मुताबिक संसदीय दल के अध्यक्ष को संसद के दोनों सदनों में पार्टी के नेताओं का नाम देने का अधिकार है। इसलिए पार्टी के संविधान के मुताबिक अब ये जिम्मेदारी सोनिया गांधी पर है। सोनिया गांधी पर निर्भर करता है कि वो राहुल गांधी को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देती हैं या नहीं। सोनिया गांधी के पास फिलहाल राज्यसभा की सदस्यता है, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, अच्छा है। हमारी लीडर फिर से सीपीपी लीडर बनी और हमको मार्गदर्शन करते रहेगी। और इससे बड़ा क्या हो सकता है, जो इंसान पार्टी के लिए पूरी अपनी खुशियां छोड़कर पार्टी की सेवा कर रही है, तो इसलिए मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ। ऐसे उनके तकलीफात में भी उन्होंने अपने सब काम पीछे रखकर देश के लिए वो पूरी ताकत लगा रही है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर अलग राय रखते हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जब से राहुल गांधी ने कदम बढ़ाया है, तब से कांग्रेस का बुरा हाल हो गया है। अब नेता प्रतिपक्ष बनाना है तो बनाओ। मेरा तो ये कहना है कि मैं उनके लिए क्या बोलूं, अभी हाल इसमें बोला उसका उत्तर मिल गया। जब से राहुल गांधी जी ने कदम बढ़ाए हैं, तब से कांग्रेस हमेशा अपनी पता नहीं क्यों हसरतें पूरी नहीं कर पा रही, और फिर भी नेता बनाओ तो बनाओ। अब सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष का पद इतना अहम क्यों है? नेता प्रतिपक्ष के लिए कितनी सीटों की जरूरत है? दरअसल इस बार सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस नेता को आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल जाएगा। कांग्रेस ने इस चुनाव में 99 सीटें जीती हैं और नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए सबसे बड़े विपक्षी दल के पास कम से कम कुल सीटों की संख्या 10% यानी 55 सीटें होनी चाहिए। पिछली 2 लोकसभा में कांग्रेस 55 सीटों से पीछे रही थी और यही कारण है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया था। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है, सिर्फ चलन का है। संसदीय एक्ट 1977 की धारा 2 में नेता प्रतिपक्ष और उसके वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। इसके तहत कहा गया है कि नेता प्रतिपक्ष विरोधी दल का नेता होता है और लोकसभा में जिस विपक्षी दल की संख्या सबसे ज्यादा होती है, उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लोकसभा के स्पीकर मान्यता देते हैं। इस एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए कुल सीटों की संख्या का 10% यानी 55 सीटें होनी चाहिए। तो सवाल यह है कि ये नियम आया कहां से? तो आपको जानना जरूरी है कि नेता प्रतिपक्ष का मामला बेहद पुराना है। 1952 में पहले आम चुनाव के बाद लोकसभा का गठन हुआ और तब 10% सीटें मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिए जाने का नियम आया था।
इसके लिए तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर ने नियम तय किया था कि नेता प्रतिपक्ष के लिए 10% सीटें होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद 1977 में नेता प्रतिपक्ष वेतन भत्ता कानून बनाया गया। इसमें कहा गया कि सरकार के विरोधी दल का नेता उसे माना जाएगा जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी। 16वीं लोकसभा में कांग्रेस को जब 44 सीटें आईं, तब लोकसभा की तत्कालीन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। इसके लिए स्पीकर ने अटॉर्नी जनरल से सलाह ली थी। अटॉर्नी जनरल ने 1977 के कानून का परीक्षण किया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने का मामला 1977 के दायरे में नहीं आता है और उसका फैसला स्पीकर को लेना है और ये उनका अधिकार है। इसके बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला था। कांग्रेस ने 17वीं लोकसभा में भी 52 सीटें जीती थी और उसने नेता प्रतिपक्ष का दावा पेश नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र के लिए बेहद अहम क्यों? लोकतंत्र की मजबूती के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी है और उसका प्रतिनिधित्व नेता प्रतिपक्ष करता है। साथ ही कई व्यवहारिकताएं भी हैं जिनमें नेता प्रतिपक्ष की प्रमुख भूमिका होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस है। लेकिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, ये एकदम तय हो गया है। शपथ ग्रहण समारोह में देश सहित विदेश के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ से 160 से ज्यादा भाजपा नेता शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनने के लिए दिल्ली जाने वाले हैं। कौन कौन वह नेता है जिनको शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रण मिला है, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 9 जून को शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में अलग अलग लोगों को आमंत्रित किया गया है। इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ के भी कई नेताओं का नाम शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। इसी के साथ सभी सांसद भी दिल्ली में मौजूद हैं जिनको बुलाया गया है। उसमें प्रदेश के सभी भाजपा विधायक, पूर्व भाजपा के सभी सांसद, प्रदेश संगठन के सभी पदाधिकारी और प्रदेश में रहने वाले राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारी और सभी मोर्चा के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष शामिल हैं। सभी भाजपा नेता अपने अपने हिसाब से दिल्ली जाएंगे। कई नेता शनिवार और कई रविवार को सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ के 160 भाजपा नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी शामिल होंगे। विष्णु कैबिनेट के सारे मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनेंगे। प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा, भरत वर्मा प्रदेश के नेताओं के लिए व्यवस्था करने के लिए पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त का ही इंतजार था कि तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे और उसके साक्षी बनने के लिए हम सब माननीय विधायकगण, मंत्रीगण और पार्टी के तमाम सारे संगठन से जुड़े हुए प्रदेश स्तरीय, जिला स्तर के अध्यक्ष सहित क्लस्टर के जिम्मेदारी जो संभाल रहे थे, उन सब की उपस्थिति में, देश भर के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण पर कांग्रेस अब तंज कस रही है। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं देते हुए सवाल भी पूछा है। उन्होंने कहा कि 400 सीट का दावा करने वाले प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लेनी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं को सुरक्षा देने के वादे में असफल रहने वाले दावों को इस कार्यकाल में निश्चित रूप से पूरा करें। लेकिन बड़ी कठिन है डगर पनघट की,
जिस प्रकार के लोगों के साथ वो शपथ ले रहे हैं, जिस प्रकार से लंगड़ी गवर्नमेंट चलाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि नैतिकता का तकाजा तो यह है कि 400 सीट का नारा दिया था उन्होंने, अब भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे बहुमत नहीं ले आ पाई है। सहयोगियों के दम पे जरूर उनकी सरकार बन रही है। महंगाई कम करने में जो असफल रहे हुए, बेरोजगारी कम करने में जो असफल रहे, किसानों की आय दुगनी करने में जो असफल रहे, महिलाओं की सुरक्षा करने में जो असफल रहे, इन सारे मुद्दों पर निश्चित तौर पर इस कार्यकाल में वो काम करेंगे। अब कांग्रेस भले ही अपने मुद्दे पर बीजेपी और मोदी को घेरने की कोशिश कर रही हो, लेकिन पीएम ने कल ही साफ कर दिया था कि उनका विजन सिर्फ एक है और वो है विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना। तो हो सकता है कि मोदी सरकार के गठन के साथ ही कई बड़े फैसले भी देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इसी बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फिरोजाबाद में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो सीएम विष्णुदेव साय ने निर्देश दिए हैं, छत्तीसगढ़ के तीर्थ यात्रियों को पूरा भरोसा दिया है और स्थानीय प्रशासन ने समन्वय के लिए टीम को निर्देश दिया है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल तो विधायक प्रबोध मिंज को तत्काल घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए। तो हर संभव उपचार और मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दूं कि विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया है और समन्वय के लिए टीम को निर्देश दिए हैं। तो स्थानीय प्रशासन से समन्वय के लिए टीम को कड़े निर्देश दिए गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ रवि मीरे जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सीएम ने फिरोजाबाद में बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उसको लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। राधा, देखिए, फिरोजाबाद में रामलला के दर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ से श्रद्धालुओं से भरी बस रवाना हुई थी, लेकिन आज सुबह एक दुर्घटना हुई और दुर्घटना के बाद 3 यात्रियों की मौत हो गई और 40 से अधिक यात्री घायल हुए, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और कुछ को मेडिकल कॉलेज में भी एडमिट कराया गया, जिनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। लेकिन आनन फानन में जो स्थिति, वहाँ पर इलाज करवाने के लिए व्यवस्था की गई। इसके अलावा सरकार ने भी उन श्रद्धालुओं के साथ खड़े होने की दावे किए और सरकार की तरफ से भी वहां समन्वय किया गया। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वहां के अधिकारियों से बातचीत किया है और उत्तर प्रदेश सरकार से भी समन्वय किया है कि उनको बेहतर इलाज दिया जाए, इसके लिए निर्देशित किया गया है। और दिल्ली से ही दुर्ग के सांसद हैं विजय बघेल और उनके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, दोनों को भी अयोध्या के लिए रवाना कर दिया गया है। वो भी मौके पर पहुंचेंगे और उन श्रद्धालुओं से मुलाकात करेंगे और उनको बेहतर इलाज का आश्वासन देने के लिए कहा गया है। तो वहां जाने के बाद परिजनों से भी संपर्क किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी जानकारी ये है कि सभी श्रद्धालु, जो 40 श्रद्धालु जो घायल हुए थे, वो सभी की स्थिति बेहतर बताई जा रही है, सभी की स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है, कोई खतरे की स्थिति नहीं है। राधा, ठीक है रवि, तो जो घायलों की स्थिति है फिलहाल बेहतर है और साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने कड़े निर्देश दे दिए हैं और श्याम बिहारी जायसवाल वहां पर पहुंचकर हालातों का जायजा लेंगे। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए रवि आपका शुक्रिया। तो देश में एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ मध्य अवधि चुनाव की भविष्यवाणी की जाने लगी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश में अगले 6 महीने से 1 साल के भीतर मध्य अवधि चुनाव होने की संभावना व्यक्त की है। तो इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार रहने के लिए कहा है। आखिर उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी क्यों की, इसके पीछे क्या कारण है, इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार 5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं करेगी। ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, या तो सहयोगी में फंस गई या खुदे भंग कर, तो समझ लो आज चुनाव जरूर आ गए हैं, लेकिन तैयार रहना है। ये 6 महीना साल भर के भीतर में फिर से मध्यवर्ती चुनाव मत हो जाए। तैयार रहे, सरकार बने नहीं, झगड़ा शुरू हो गए, उधर गठबंधन में सहयोगी दल में झगड़ा हो गया, उधर परिवार में भी झगड़ा शुरू हो गया। वो कहा कि एक भाग दे, वो कहा वो भाग दे, ये मोदी साहब ने मूल घोषणा दी थे और उधर बाबा में बैठे देखे नहीं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस इस बार भी डबल डिजिट में रह गए हैं, इसके बाद भी खुश हो रहे हैं। ये तो वही बात है
जो बच्चा लगातार सप्लीमेंट्री आते रहता है और 3rd डिवीजन में कभी कभी पास होता रहता है। इस बार गलती से 2nd डिवीजन में पास हो गया है और उसी से खुश हैं। अच्छी बात है, कांग्रेस इससे खुश रहे, लेकिन कांग्रेस को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने में अभी और भी कई चुनाव लगेगा। पहले 50 के नीचे से दायरे में नीचे रहे, फिर 50 को आंकड़ा को पार नहीं कर पाए, इस बार भी डबल डिजिट में रह गए हैं और उसके बाद खुश हो रहे हैं। ये तो वैसी ही बात है, जो बच्चा लगातार सप्लीमेंट्री आता रहता है और 3rd डिवीज़न में कभी कभी पास होता रहता है, वो गलती से इस बार 2nd डिवीज़न में पास हो गया है, उसी से खुश हैं। अच्छी बात है, कांग्रेस इससे खुश रहे। इनको बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने में मुझे लगता है 4-5 चुनाव तक तो कोई चांस नहीं। यही नहीं, भूपेश बघेल के बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी तीखा हमला किया। कहा कि ये उनका ख्याली पुलाव है। एनडीए की सरकार 5 साल चलेगी और 2 बार चल चुकी है और अब तीसरा कार्यकाल भी पूरा करेगी। होते रहे सोच सोच के, उनके पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं और हमारी एनडीए की सरकार पूरी चलेगी, 5 साल तक चलेगी, 2 बार चल चुकी है, तीसरी बार भी चलेगी, पूरे समय तक चलेगी। वैसे तो मध्य अवधि चुनाव का दावा सिर्फ भूपेश बघेल ही नहीं कर रहे, बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के नेता भी इसी उम्मीद में बैठे हैं कि मोदी सरकार गिर जाए तो उनको बड़ा मौका हाथ लग जाए। हालांकि इन दावों में कितना दम है और किस आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एक बात तो जरूर है कि भूपेश बघेल को अपना जनाधार जरूर मजबूत करना होगा, ताकि मध्य अवधि चुनाव में वो कम से कम 1 सीट का योगदान तो दे ही सके। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़। तो एक तरफ भूपेश बघेल नए नए दावे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी कोई मौका नहीं छोड़ रही है और भूपेश बघेल के दावों पर प्रहार कर रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पिछले वर्गों को हक और अधिकार दिलाने का दावा हर सरकार करती है और चुनावी मौसम में ये मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ऐसा विवाद है जो पिछले 13 साल से सुलझ ही नहीं पाया। अब विष्णु सरकार ने इस विवाद को निपटाने के लिए 8 सदस्य समिति का गठन भी कर दिया है। समिति आरक्षण से जुड़े तमाम पहलुओं को समझकर 2 साल के अंदर सरकार को सुझाव देगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाते वक्त उसमें आरक्षण की स्थायी व्यवस्था 10 साल के लिए की थी, ताकि समाज में हाशिए पर मौजूद वर्गों में समानता ला सके और सामाजिक अन्याय से समाज को बचाया जा सके। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा से ही इस आरक्षण को बढ़ाने और घटाने को लेकर आपस में भिड़ती रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही है। साल 2011 में शुरू हुआ आरक्षण विवाद आज भी थम नहीं पाया है, लेकिन अब विवाद के निपटारे के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। कमेटी का अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम को बनाया गया, तो वहीं कमेटी में विधायक गोमती साय, विधायक गुरु खुशवंत साहे, विधायक गजेंद्र यादव, विधायक नीलकंठ टेकाम, कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा, एक सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव और एक आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के सचिव को रखा गया है। कमेटी अगले 2 सालों पर आरक्षण पर अध्ययन कर सरकार को अपना सुझाव देगी। बहुत सारे मुद्दे, चाहे आरक्षण का हो, चाहे पदोन्नति का हो, वो विषय जस का तस पड़ा हुआ है। हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे विशेष ध्यान देते हुए त्वरित निर्णय कर एक समिति का गठन किया है। दरअसल रमन सरकार ने 2012 में 58% आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी की थी। इसमें प्रदेश की आबादी के हिसाब से सरकार ने आरक्षण का रोस्टर जारी किया था, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति को 20 की जगह 32%, तो अनुसूचित जाति को 16 की जगह 12% और ओबीसी को 14% आरक्षण का प्रावधान दिया गया। गठित करी है। संदेह इसलिए पैदा हो रहा है कि इसका कार्यकाल 2 साल का रखा गया है। जब पूर्ववर्ती सरकार ने इसमें आरक्षण विधेयक पारित कर दिया है
केवल राज्यपाल के यहाँ इसको अनुमति देने की आवश्यकता है। इसको जो 2 साल की है उसको 6 महीना के अंदर करें। देखिए, आदिवासी वर्ग का 32%, अनुसूचित जाति का 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग का जो 27%। आरक्षण का मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीतिक तू मैं का सबसे बड़ा मुद्दा था, जहां कांग्रेस बीजेपी राज्यपाल पर हस्ताक्षर न करने का दबाव बनाने का आरोप लगाती रही, तो वहीं कांग्रेस पर बीजेपी गलत तरीके से आरक्षण देने का आरोप लगाकर पलटवार करती रही। रोहित मिश्रा की रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासत गर्मा गई है, तो वहीं लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से नगर निकाय चुनाव की कवायद भी तेज हो चुकी है। राज्य में नगरीय चुनाव को लेकर हलचल सुगलती हुई देखी जा सकती है, तो प्रमुख दलों में से बीजेपी और कांग्रेस ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश देने भी शुरू कर दिए हैं। ऐसे में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल और बयानबाजी पर एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चली है। प्रमुख राजनीतिक दलों के निकाय और उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। स्थानीय नेताओं पर निकाय चुनाव में अधिक जोर पड़ने वाला है और मुख्य रूप से उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली है। इसलिए राजनीतिक दल अलग अलग बैठकों के माध्यम से अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को तैयार करने की हिदायत दे रही है। चुनाव पर एक्शन में आते हुए जिला और ब्लॉक अध्यक्ष वार्डवार बैठक ले रहे हैं और सक्रिय नेताओं की सूची तैयार हो रही है। मामले पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों को गति मिलेगी और इस बार के निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अव्वल हो, उस पर विशेष रणनीति बनाने वाली है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी CWC की बैठक इस समय चल रही है। इस बैठक में देश भर में जो लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं उसके बारे में व्यापक मीमांसा की जाएगी। छत्तीसगढ़ से भी इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, फूलो देवी नेताम जी, ताम्रध्वज साहू जी शामिल हो रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के लोगों को वहाँ शामिल किया गया है। देखिए, CWC की जो वर्किंग है उसके एजेंडा के बारे में यहाँ से बैठ के बता पाना ठीक उचित नहीं होगा, लेकिन CWC की बैठक में निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद हो रही है, तो देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियाँ, लोकसभा चुनाव में किन राज्यों में पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, इन सब के बारे में व्यापक मीमांसा होती है। पार्टी की सर्वोच्च इकाई हो। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के साथ बीजेपी निकाय चुनाव में भी जीत का दावा कर रही है। तैयारियों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के दावों को खोखला बताया है। प्रधानमंत्री पद की शपथ का हवाला देते हुए संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि शपथ ग्रहण के बाद तुरंत ही तैयारियां त्वरित रूप से शुरू कर दी जाएगी और आने वाले समय के अंदर में जो हमारा विधानसभा का उपचुनाव है और नगरीय निकाय के चुनाव की तैयारी भी आपको बताऊं कि हमने प्रारंभ कर दिया है। बीजेपी एक चुनाव जीतने के बाद दूसरे दिन से हम दूसरे चुनाव की तैयारी करते हैं। 4 तारीख को परिणाम आया, 5 तारीख से हमने नगरीय निकाय की भी तैयारी प्रारंभ की है। तो मुझे लगता है, देखिए, कांग्रेस के दावे खोखले हुए, कहना है तो कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। एक राजनीति के क्षेत्र में जब हम जनता के बीच में जाते हैं, कुछ कहते हैं, तो उसमें कुछ सत्यता के करीब होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि 100% सत्य हो, लेकिन सत्यता के करीब होना चाहिए। केवल कहना तो कह दिए कि होगा, तीनों के तीनों हार गए जो उनके भी जहाँ भी उपचुनाव की बातचीत थी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस स्तर पर जाए, लेकिन हमारी तैयारी प्रारंभ हो गई है, चर्चाएं चालू हो गई हैं। बस जैसे ही शपथ ये कंप्लीट होगा, फिर से हम वापस आकर प्रदेश के अंदर में इस तैयारी करेंगे। लेकिन उस उपचुनाव के साथ साथ मैंने कहा कि नगरीय निकाय के चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस चुनाव की भी तैयारी हम प्रारंभ कर दी है। तो मुझे लगता है उस विधानसभा उपचुनाव को भी जीतेंगे और इस बार नगरीय निकाय के चुनाव भी हम जीतेंगे। सुना आपने, निकाय चुनाव में जाने से पहले ही राजनीतिक दलों के दावों का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस इस बार चुनाव में बाजी मारने की तैयारी में है, वहीं बीजेपी हैट्रिक की तैयारी कर रही है। निकाय चुनाव में देखना दिलचस्प हो जाता है कि किसके जीत के दावे कितने सच्चे निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह पर मध्य प्रदेश में जश्न मनेगा, तो मंडल स्तर पर निकाली जाएगी रैली, तो वहीं आतिशबाजी के साथ मिठाइयां भी बांटी जाएंगी। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद
विष्णुदत्त शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के नेताओं को ये निर्देश दिए हैं। तो वीसी के माध्यम से मंडल अध्यक्ष भी जुड़ेंगे। तो आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल अध्यक्ष भी जुड़ेंगे और मंडल स्तर पर निकाली जाएगी रैली। तो वहीं आतिशबाजी के साथ मिठाइयां भी बांटी जाएंगी। तो मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह पर मध्य प्रदेश में जश्न मनाया जाएगा। इसी बीच ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी श्याम सिंह तोमर जुड़ चुके हैं। श्याम जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह पर मध्य प्रदेश में जश्न मनाया जाएगा, इसको लेकर क्या तैयारी, किस तरीके से ये जश्न की प्लानिंग की जाएगी? श्याम जी। देखिए, यहाँ तो लगातार एक सप्ताह से राधा जश्न का ही माहौल है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का जो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसी दिशा में ये कोशिश हो रही है, क्योंकि मोदी शपथ लेंगे और शपथ लेंगे तो किन की बदौलत? कार्यकर्ताओं की बदौलत। इसीलिए मंडल के जो अध्यक्ष हैं उनको कहा गया है कि जम के जश्न मनाइए, मिठाइयाँ बांटिए, आतिशबाजी कीजिए। आखिर 29 की 29 सीटें जो जीती हैं, 29 कमल जो खिले हैं, मध्य प्रदेश की इसी जीत को कार्यकर्ताओं को जो है कहीं ना कहीं उस दिशा में ले जाया जा रहा है कि आपकी बदौलत हम जीते हैं, इसलिए जश्न मनाना है। बिल्कुल श्याम जी, तो बीजेपी ने 29 के 29 कमल खिलाए हैं मध्य प्रदेश में और इसी के बीच ये जश्न तो बनता ही है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।